जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब। स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के जम्मू में, और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स। उनकी पार्टी की आती है। कल आपको पता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकातें की हैं कश्मीरी लीडरशिप से, तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या सोच रही है बीजेपी इंडिया के अंदर। जो डीलिमिटेशन की बात हो रही है वो तो 2026 में हो रही है। कश्मीर के अंदर वो अभी करना चाहते हैं। फिर मोदी साहब ने ये कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को के बारे में बात करने के लिए और इसको खत्म करने के लिए बात की है। लेकिन मैं ये भी डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि 2 साल क्यों लगे। तो क्या नरेंद्र मोदी साहब की बेसिक जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि कश्मीरियों को थका दिया जाए, उनको जिन्हों पंजाबी कहते ने हफा दिया जाए, और थक जाएं। जब थक जाएं तो फिर उनके सामने प्रपोजल लेके आए। और ये वो सारे लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी साहब ने जेलों में डाला और जेलों में डाल के कहा आओ मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो ये सारी बातें करते हैं। चौर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया चीमा साहब। सर, जो मैं पहला सवाल आपसे करना चाहता हूं कि पूरे इंडिया में डीलिमिटेशन 2026 में होगी, लेकिन कश्मीर में डीलिमिटेशन अभी होगी। ये क्या मोहब्बत है नरेंद्र मोदी साहब की कश्मीर के लिए, जो पूरे भारत के लिए और नहीं है। वाकया चीमा साहब आप सही कह रहे हो, हमें मोहब्बत है कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ, और स्पेशली वहाँ के अवाम की तरफ, कश्मीर की तरफ जितना झुकाव प्राइम प्राइम मिनिस्टर साहब का रहता है। मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में हिंदुस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर का इतना झुकाव कश्मीर की तरफ रहा हो। हमारी सोच में कश्मीर के लिए बहुत कुछ सोचा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, स्पेशली प्रधानमंत्री साहब वही सोच एक कल सामने नजर भी आई पूरी दुनिया को। और खुले दिल से कश्मीर के जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे सबको इनवाइट किया गया। और बड़ा अच्छा रहा कि सबने प्रधानमंत्री साहब के इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया और सभी गए भी। एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप था जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की तरफ से। जाहिर सी बात है हमारे लीडर्स को भी इनवाइट किया गया था, हमारे लीडर्स भी गए। और कुल मिला के कोई 18 लोग थे, 18 लोग थे जो कल मीटिंग में थे। और जब ये मीटिंग कल स्टार्ट हुई है तो मीटिंग की जो शुरुआत थी बहुत पॉजिटिव हुई, बड़ा डिसेंट माहौल वहां पे रहा, एटमोसफेयर बड़ा अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री साहब ने उनसे चीजें डिस्कस की और उन लोगों ने भी खुल के अपने दिल की बातें सामने रखी। और सबको टाइम दिया गया, बहुत लंबी ये कोई पौने पौने 4 घंटे की मीटिंग चली है। और मुझे लगता है कि इस मीटिंग का बड़ा अच्छा आने वाले टाइम पे पहला कदम बड़ा अच्छा रहा है। और इंशाल्लाह ऐसी मीटिंग्स मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और भी होंगी इन लीडर्स के साथ। और जम्मू कश्मीर को जैसे हम चाहते हैं एक ट्रैक पे लाना, उसमें लाने के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब कामयाब भी होंगे। नहीं चौर साहब, आपने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। मेरा सवाल जो है वो सर ये है कि इंडिया के अंदर डीलिमिटेशन 2026 में होगी, जबकि कश्मीर में डीलिमिटेशन अभी होगी। तो क्या है, कश्मीर में तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे, दिल्ली का रूल था। तो जो सवाल बनता है वो ये है कि ये दो निजाम क्यों, या आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी, ये बीजेपी ऑब्वियसली एज अ पार्टी, ये क्यों सोचती है कि हाँ, कश्मीर मैं के अंदर भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए। देखिए देखिए मैं इस चीज को आपको बताऊं। देखिए, डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा है, जम्मू का एरिया ज्यादा है। और जब कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात आती है तो वो जो एक बंदर बाट उस टाइम पे हुई हुई है, वहाँ की सीटें ज्यादा हैं, हमारी सीटें यहाँ की कम हैं। और यहाँ पे चीमा साहब आपको बड़ी हैरानगी होगी, श्रीनगर में ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है छोटी छोटी जहाँ पे 30,000 35,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और अगर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस टाइम पे मैं बैठा हुआ हूँ, हमारी 2 लाख के ऊपर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हमारा वोटर है 2 लाख के ऊपर है। वहाँ 30-30 35-35 हजार पे एक एमएलए जीत के आता है। और एमएलए जीतता कितने वोटों से है? 12,000 10,000 की टोटल वोटिंग होती है, 4-5 हजार वोट लेने वाला वहां पे एमएलए बन जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। उन चीजों को बैलेंस करने के लिए बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि यहाँ पे डिलिमिटेशन करवाई जाए, जो एक बराबरी है, एक बराबर हिस्सा है दोनों खित्तों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर को, वो दिया जाए। एक वो प्रोसेस था और उसके ऊपर बहुत लंबे टाइम से लगे हुए थे हम लोगों ने बहुत कुछ उसके लिए स्ट्रगल किया, जम्मू के अवाम ने, जम्मू के लोगों ने। और वो चीजें माननीय प्रधानमंत्री साहब और हमारी सरकार ने उस चीज को सीरियसली लिया। और इस टाइम पे डिलिमिटेशन का प्रोसेस
चल रहा है जम्मू कश्मीर का, मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर ये सारा क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद बड़े अच्छे ढंग से इलेक्शंस भी होगी, पब्लिक की चुनी हुई सरकार भी सामने आएगी, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चले, मेरा ख्याल है यहाँ पे, और बहुत सारे जो कश्मीरियों से मेरी बात हुई वो समझते हैं कि शायद इस डिलिमिटेशन की वजह से वो जो हल्का बंदियां होंगी, नए नए कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेवलप होंगी, तो उसका शायद कोई फायदा लेना चाहती है। हमेशा मैंने यहाँ पाकिस्तान में भी देखा है कि जो बड़ी पार्टी पावर में आती है तो वो, उनको पता होता है कि किस जगह पे हमारे वोट ज्यादा हैं, किस जगह पे किस पार्टी के वोट ज्यादा हैं, तो वो इसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट एनी हाउ, अच्छा एक और बात बताइएगा डॉक्टर साहब, वो ये बात बताइएगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने इन लोगों को जेलों में भी डाल के रखा, हाउस नजरबंद भी करके रखा, हाउस अरेस्ट रहे हैं जो भी इनके, ऑब्वियसली इनको आजादियां नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त बीजेपी डरती थी कि अगर ये लोग पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट रहे तो सड़कों पे निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं जाएंगे, कर्फ्यू शर्फ्यू लग गया, तो एक माहौल बनाया। तो ये लोग कैसा महसूस करते हैं कि जब एक सरकार ने इनको एक दिल्ली से बैठ के कंट्रोल करने की कोशिश की, इनकी हुकूमतें खत्म हुई, गवर्नर रूल लगे, और आज ये लोग पावर में, इनको दोबारा पावर शेयर करने के लिए दोबारा बुलाया गया, तो ये लोग वहां पे इंडिया में क्या बात हो रही है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में, इनके बारे में, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये प्रोग्रेसिव है, या ये समझते हैं कि बस भाई अब बीजेपी का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुका है, अभी हाथ मिलाना ही पड़ेगा? हाउ डू यू सी दिस, ऑल माय क्वेश्चन? देखिए, जिस टाइम का आप जिक्र कर रहे हो कि इन लोगों को जेलों में रखा गया, नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, उस टाइम पे हालात कुछ अलग थे वैली के, मैं कहूँगा। और उस टाइम पे इन चीज़ों की ज़रूरत सेंट्रल हाई कमांड ने इसलिए समझी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वैली के अंदर होती हैं। वैली की हिस्ट्री रही है चीमा साहब, फ्राइडे के दिन नमाज होती थी, नमाज के बाद में ऐलान किया जाता था और पत्थरबाजी स्टार्ट होती थी, वैली बंद हो जाती थी, 1 हफ्ता वैली बंद रहती थी। वैली में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे जो वैली के हालात खराब करने के लिए बहुत कुछ किया करते थे, और वो अपने मिशन में कहीं ना कहीं कामयाब भी होते थे। सरकार की तरफ से इस तरह का स्टेप लेना कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर के यूथ के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए, कि कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जितनी पत्थरबाजी की घटनाएं कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर होती थी, उन सब के ऊपर आज की डेट में रोक लग चुकी है। कहीं पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है, कहीं बंद की कॉल नहीं आती है, बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया, और कश्मीर का अवाम कहीं ना कहीं इन चीजों को समझ रहा है कि ठीक है, बहुत कुछ हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, एक अब एक पीस के रास्ते पे, सही रास्ते पे चला जाए, देश के साथ चला जाए, तिरंगा लेके चला जाए, वो चीजें उनके दिलो दिमाग में आई। पहले कहीं एक मिलिटेंट अगर कोई शहीद मर जाता था इनकाउंटर में, एक मिलिटेंट, तो उसके जनाजे में लाखों लोग नजर आते थे। वो बहुत सारी, आज की डेट में अगर कोई मिलिटेंट इनकाउंटर में जब मरता है तो उसको वहां की आर्मी या वहां की पुलिस जो आखिरी रसूमात होती है वो लोग अदा करते हैं। अब वो लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पब्लिक पब्लिक नहीं आती है, वो पब्लिक तब कैसे आती थी, उनको भड़काया जाता था, बहुत सारी चीजें उनको की जाती थी, वो कहीं ना कहीं उन लोगों की बातों में वो लोग आते भी थे। अब बहुत कुछ बदल गया है, कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर का अवाम बदल चुका है, वहां की लीडरशिप की जो सोच है वो भी बदल चुकी है, वो चीजें सामने आ रही हैं। और मुझे लगता है डिलिमिटेशन के बाद, इलेक्शन होने के बाद, जब सरकार बनेगी पब्लिक की चुनी हुई, तो बहुत बेहतर होगा और अच्छा होगा, एक अच्छा माहौल होगा, एक अच्छा एटमोसफेयर वैली के अंदर होगा। सभी डेवलपमेंट की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ कश्मीर ने खोया है। अब कश्मीर को उस रास्ते पर चलना चाहिए कि नई चीजें सोची जाए, टूरिज्म के बारे में सोचा जाए कि अब कैसे अपनी आने वाली जनरेशन को आगे लाना है, उस चीज के बारे में वहां की लीडरशिप भी सोचेगी, वहां का अवाम भी सोचेगा। ये चीज माननीय प्रधानमंत्री साहब चाहते हैं। चले, ये तो ऑब्वियसली ये जो लीडरशिप खड़ी हुई है नरेंद्र मोदी साहब के सामने, ये वही बता सकती है कि उनकी क्या फीलिंग है, कि उनको किस तरह नजर बंद करके अब दोबारा उनको पावर में लाने के लिए या पावर में आने के लिए वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो आपने बात की है कि जब एक जो कश्मीरी है वो शहीद होता है तो उसको पहले तो हजारों लाखों लोग निकलते, अब कोई नहीं नहीं, निकलता। मैंने कश्मीरी नहीं कहा, मैंने कहा जब एक मिलिटेंट इनकाउंटर में मर जाता था, शहीद वर्ड आप यूज नहीं किया मैंने, आप उसको मर मिलिटेंट जाता था। कहते हैं, मैं उसे मिलिटेंट हाँ नहीं हाँ। कहूंगा, बिकॉज नहीं, ही, मेरी मेरी अर्ज ठीक है सुन ना। लीजिए, देखिए मेरी मेरी अर्ज सुन लीजिए, आप उन्हें मिलिटेंट कहें, हम उन्हें मिलिटेंट नहीं कहते। क्यों? बिकॉज हम ये समझते हैं कि उनकी जमीन पे कब्जा हुआ है,
उनकी जमीन को ऑक्युपाई किया गया है। तो जो भारत की सरकार है वो अनजस्टिफाइड वहां बैठी हुई है, और वहां पे जो मिलिट्राइज जोन है वो उस कश्मीरी की जमीन पे कब्जा किया गया। हमारा मौकफ ये है। मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा था नहीं डॉक्टर नहीं, साहब, आप देखिए 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 चीमा साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपकी सोच ये है, पाकिस्तान की सोच ये है, हमारी सोच हटके है। हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर तो हमारा है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान हिंदुस्तान का अटूट अंग है, लेकिन हमारी नजर आज की डेट में उस कश्मीर के ऊपर है जो आपके कब्जे में है। वो कश्मीर आप हमें कब वापस देंगे? वहां का अवाम कब हमारे पास वापस शामिल होगा? वहां के अवाम के बारे में सोचिए ना। आपने कभी भी आजाद कश्मीर की बात नहीं की। आपने कभी भी उन लोगों के हालात के बारे में, कभी वहां की वीडियोग्राफी दिखा देते कि देखिए वहां के जो मुसलमान हैं, जो वहां पे चले गए थे, वहां पे रह गए थे, किन हालात में रह रहे हैं वो, उनके बारे में कभी बात कीजिए। बड़ी एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए उन लोगों के बारे में भी, उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, हमारी सरकार की बात आती है, देखिए अभी हम डिलिमिटेशन की बात कर रहे थे, मैं पीछे चला जाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि उस टॉपिक को आपने नहीं टच किया, मैं करूंगा। हम लोगों ने आज तक 70 साल में यहाँ पे एसटीज, एससीज, ओबीसीज, पाकिस्तान वेस्ट रेफ्यूजीज के वो बदतर हालात थे, बद से बदतर हालात थे इन लोगों के, और इन लोगों को हमेशा सियासतदान इस्तेमाल करते रहे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार आई है जो इनको इलेक्शंस में नुमाइंदा देने जा रही है। इनके लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, ये लोग पावर में आएंगे, इनके बच्चे आगे जाएंगे, ये लोगों को वोट डालने का हक मिलेगा। बहुत सारी चीजें इन लोगों के लिए सोचने के लिए भी सरकार सोच रही है, और ये लोग कहीं ना कहीं हम अपने मिशन में कामयाब हुई है। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री साहब की जो सोच थी उस चीज में हम कामयाब हुए हैं। आज एसटी सर उठा के चल रहे हैं, एससी सर उठा के चल रहे हैं, दलित सर उठा के जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं, और जो हमारे पाक वेस्ट रेफ्यूजीज है वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि शुक्र है खुदा का 70 साल के बाद हमें इंसाफ मिला, हमें मिला तो सही। इसीलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा चीमा साहब, पर्सनली आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज पे भी कदम उठाएंगे, इस चीज पे भी आप काम करेंगे। एटलीस्ट पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे भी जाइए, वहां के लोगों के हालात देखिए, हमें भी बताइए, हम पैनल पे आएंगे, डिस्कस करेंगे। उन लोगों के बारे में भी हमें सोचना है कि वो लोग किस जगह पे रह रहे हैं, किन हालात में रह रहे हैं, ये चीजें सामने आनी चाहिए। चले, मैं जो बात कर रहा था वो मैं कर लूं, क्योंकि आप मेरे गेस्ट हैं तो आपको ज्यादा बोलना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब एक बात बताऊं। पहली तो बात है कि वो जो कश्मीरी है, वो जो शहीद होता है, क्योंकि आपने उसकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, आपने लाखों की जो आर्मी उस जगह पे बिठाई हुई है, पूरी दुनिया उसको ऑक्युपाइड टेरिटरी कहती है, पूरी दुनिया इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी। आज भी अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूटेड कहता है। आपकी वो टेरिटरी कहीं भी नहीं है, ना किसी कानून में, ना किसी इंटरनेशनल लॉ में, ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कहीं भी नहीं है। ये आप अपने घर में ही अपने दिमाग में ख्वाब सजा के बैठे हुए हैं, जो कि आपको ख्वाब सजाने का हक है, हम आपको मना नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, आपने बात की डॉक्टर साहब, वो जो थी कि जी पहले वो एक कश्मीरी शहीद होता था तो हजारों लाखों लोग आते थे, अब क्यों नहीं आते? अब क्यों नहीं? वो तो अब तो वो खुद ही कर लेते हैं। इसको बोलते हैं टेरर। इसको बोलते हैं कि जो यूथ वहां जाएगा उसको मारेंगे, पकड़ेंगे, जेलों में डालेंगे। दुनिया कौन सी देखती है? देखिए, ये वो कश्मीर है जहां की लीडरशिप नजरबंद है, ऑपोजिशन को वहां जाने नहीं दिया जाता, इंटरनेशनल मीडिया वहां पहुंच नहीं सकता, तो कश्मीरी अपनी आवाज किसके जरिए उठाएगा? डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो जो लाखों निकलते थे वो यकदम शिफ्ट कैसे हो गई? वो ऑब्वियसली शिफ्ट तब होती है जब डिस्प्रपोर्शनेट वायलेंस हुआ होगा, जब डिस्प्रपोर्शनेट इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई होंगी, ये तब होता है। और आपने जो हमारे आजाद कश्मीर की बात की, जो है कश्मीर आजाद, उसके बारे में आपने बात की। डॉक्टर साहब, अगर भारत को कश्मीर लेना चाहता है तो आपको किसने रोका है? डॉक्टर साहब, आप लें ना, आप हिम्मत करें, आप आगे आए, आप अपनी फौज को कहें भाई हमें वो कश्मीर चाहिए, तो भाई ले लें। हम कब मना करते हैं आपको कि हम, अगर आपकी ये विश है, आपकी ये एस्पिरेशन है, आपका ये सोच है, तो आपको कोई मना तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ले सकते हैं तो वो कश्मीर ले लें, पर हम उस कश्मीर की बात करेंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया जिसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती है, हम उस कश्मीर की बात कर रहे हैं। हाँ, आप सेटल्ड कश्मीर को, आजाद कश्मीर को अपनी, ये तो पाकिस्तान भी डॉक्टर साहब मौकफ में रहा है कि इंडिया इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है। तो जब आप आजाद कश्मीर की बात करते हैं तो आप एक्सपेंशन की बात करते हैं। जब आप ये बात करते हैं कि हमें पूरे खित्ते में एक जो गवर्नमेंट बनानी चाहिए, आपके जो बीजेपी के लोग बात करते हैं, तो वो एक्सपेंशनिज्म की बात है। गो कि आप चाइना को एक्सपेंशनिस्ट कहते हैं,
हम आपको एक्सपेंशनिस्ट कहते हैं और हम हैं कि अपनी टेरिटरी पे खुश हैं। हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे जीने का हक दिया जाए, हमें अच्छे तरीके से इज्जत से रहने की बात की जाए। हम इससे ज्यादा डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि हम अमन के मुतलाशी हैं और हम आपसे भी इस चीज की तवक्को रखते हैं कि कश्मीर के लोगों समेत आप हमें भी अमन में रहने के लिए मौका देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप एक बड़ी रियासत हैं। आपका दिल करता है कि आप दूसरे जो छोटे छोटे इलाके हैं, छोटे मुल्क हैं, उनके ऊपर अपना रोब जमाएं, जो कि समझता है पाकिस्तान ने, डॉक्टर साहब, ये समझा है कि हमने ये रोब नहीं भारत को जमाने देना। हमने भारत को इस चीज में नहीं आने देना कि वो हमें ये बताए कि हमें किस तरह रहना है। हाँ, भारत श्रीलंका को बता सकता है, नेपाल को बता सकता है, भूटान को बता सकता है और छोटे छोटे जो मुल्क है वहां पे उनको बता सकता है, लेकिन भारत हमें नहीं बता सकता कि हमने किस तरह रहना है। हमारा और आपका बुनियादी डिफरेंस डॉक्टर साहब इस चीज पे है। लेकिन क्योंकि अभी जो कश्मीरी हैं उनको दबा लिया गया है, तो ऑब्वियसली एक माहौल आपने बनाया हुआ है जो कि हम चाहेंगे कि कश्मीरियों को एक नॉर्मल माहौल मिले और वो उस माहौल में जिंदा रहें, ना कि एक ऑप्रेस्ड एनवायरनमेंट में वो जिंदा रहें। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं जो कि बड़ा आम सवाल है। जो महबूबा मुफ्ती साहबा हैं, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात की, तो उन्होंने उस मुलाकात में डॉक्टर साहब ये कहा कि ये जो 370 है इसको रिस्टोर किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो स्पेशल स्टेटस आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है, वो कश्मीरी तो नहीं इसको मानते, तो हाउ दिस व्यू इज बीइंग टेकन? क्या कश्मीरी जो बुलाए गए थे उनकी बात सुनने के लिए बुलाया गया था, या उनको अपनी बताने के लिए कि हम ये करना चाहते हैं इसलिए बताया गया था? क्योंकि कश्मीरी तो ऑब्वियसली चाहते हैं 370 रिस्टोर हो, तो फिर क्या कश्मीरियों की ये बात मानी जाएगी या उनके ऊपर हुक्म जो है वो सादर कर दिया जाएगा? देखिए चीमा साहब, देखिए ना तो 370 की बात होगी, ना 35A की बात होगी। ये जो दो चीजें चली जा चुकी हैं ये वापस नहीं आएंगी। इस टाइम पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये चीज बहुत बार दोहरा दी कि जब राइट टाइम आएगा इसको स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा। वो जो कमिटमेंट है वो पूरा किया जाएगा, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर टाइम सरकार नोट करेगी। जब प्रॉपर टाइम आएगा तब ये चीजें होंगी। जहां तक कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने 370 का राग अलापना है, अलापेंगे। 35 का अलापना है, अलापेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उन्होंने पब्लिक के बीच में कैसे जाना है, आने वाले टाइम पे इलेक्शन कैसे लड़नी है, अपना एजेंडा कैसे शो करना है, अपनी पब्लिक को कैसे जवाब देना है, उनकी अंदरूनी, उनकी जो एक पार्टी की लाइन है, उन्होंने उस लाइन पे चढ़ना है। जहां तक एनसी की बात करते हो, एनसी की लाइन अलग है, कांग्रेस की लाइन अलग है, पीडीपी की अलग है। बहुत सारी चीजें उनके बीच में भी अपने डिफरेंसेस चलते हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन जहां तक भारत सरकार की बात है, हमारा जो स्टैंड है, हम अपने स्टैंड के ऊपर क्लियर हैं। और जहां तक पाकिस्तान से हमारी बात है, पाकिस्तान को हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान जहां से वो जो एक मिलिटेंट एक तरफ से गोली की बात करेगा, एक तरफ से बात करने की बात करेगा, वैसे बात नहीं चलेगी। आप मिलिटेंट्स के जो कैंप्स हैं, वो जो सिस्टम्स आपके चल रहे हैं, आपको सब कुछ मालूम है, उन चीजों पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल करे और हमारे कश्मीर को ऑक्युपाइड कश्मीर ना कहे, जबकि हम कहते हैं कि POJK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आपके पास है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो पूरी दुनिया भी जानती है, पूरा वर्ल्ड मीडिया जानता है, पूरी वर्ल्ड की एजेंसीज जानती है, पूरी UNO जानता है, सभी कंट्रीज जानती है, जिनका अभी आप हवाला दे रहे थे। नजरिया अपना अपना है, थोड़े नजरिए बदलने पड़ेंगे पाकिस्तान को भी, रास्ते चेंज करने पड़ेंगे, बेहतरी के रास्ते पे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें एमिकेबली सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हर चीज बात करने से बनेगी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, खुदा उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो खुद पाकिस्तान में लाहौर में बस लेके गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। वाकई हकीकत है। हम आप लोगों से रिश्ते नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन रिश्ते बेहतर बनाने के लिए बात करनी पड़ेगी, एक टेबल पे आना पड़ेगा आपकी सरकार को, लेकिन दिल को साफ करके। एक मुसलमान का जो साफ दिल होता है, उस दिल से आना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि वाकई में पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, जो कहती है वो करती है। अगर वो चीजों पे पाकिस्तान भी सामने आएगा, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब का बहुत बड़ा दिल है, वो बहुत सारी चीजों को एमिकेबली सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, रास्ते खोलेंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन एक तरफ से आप अटैक करोगे, एक तरफ से बात करोगे, वो चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपको अपेरेंटली आप देखें कि आप कहते हैं कि जी POK की बात करते हैं, आप कश्मीर की बात करते हैं, तो क्या कभी पाकिस्तान की हुकूमत को कश्मीरी जो लीडरशिप आजाद कश्मीर में उनको नजरबंद करना पड़ा? नहीं। क्या कभी हमने आजाद कश्मीर के लोगों को कहा कि भाई तुम जो है वो चलो जेलों में?
हम यहाँ इस्लामाबाद से कश्मीर को चलाएंगे? कोई मिसाल दें मुझे आप। नहीं। नहीं नहीं हमारे सुनिए, पहले हमारे सुनिएगा, जी हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप भी रही, बड़ा कुछ रहा, हम तो नहीं इस चीज को पसंद करते, ये आप ही पसंद करते हैं। लेकिन एक बात बताइएगा, महबूबा मुफ्ती ने एक बात की, मैं क्योंकि वो उन्होंने बड़ी ऐसी बातें की है जो कश्मीरी दिल, लोगों कश्मीरियों के दिल के करीब है, लिहाजा मैं उनको रेफर कर रहा हूँ। उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से कहा कि ये जो 370 का स्टेटस है हमें पाकिस्तान से नहीं मिला, ये भारत से मिला था, ये मैं नेहरू साहब ने दिया था। तो ये कैसे करके है कि जो भारत स्टेटस थे, जो कश्मीर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उनको स्टेटस थे, आप वो स्टेटस ही उनसे छीन लें? ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर साहब? वो कहती हैं ये स्टेटस पाकिस्तान, आप पाकिस्तान पे जो मर्जी इल्जाम लगाना है, बातें करनी आप करें, सारा कुछ करें, लेकिन एक स्टेटस दिया आपने, नेहरू साहब ने दिया, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, और भारत ही वो हमसे छीन ले और अवाम को भी डिस्कस ना करें। जरा इसको छोड़ दें। आप फॉरगेट बीजेपी, फॉरगेट इंडिया, फॉरगेट पाकिस्तान, फॉरगेट आजाद कश्मीर। मैं और आप एज ए सिटीजन ऑफ द ग्लोब, इज सिटीजन ऑफ दिस ग्लोब, एंड सो कॉल्ड हम अपने आप को सिविलाइज्ड ही कह लेते हैं। चले लोग शायद मजाक उड़ाएंगे तो सिविलाइज्ड नहीं, पता है लोग हमारे व्यूअर्स बड़े मोहब्बत करते हैं। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या एक स्टेटस हमें कहीं से मिला हो और हम वापस आपसे छीन लें और फिर कहें नहीं हम आप नहीं फैसला करेंगे आपने किस तरह रहना, ये हम फैसला, ये मोहल्ले का, ये एक सेकंड डॉक्टर साहब मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई। आपकी जिस टाउन में रहते हैं, सोसाइटी में, मोहल्ले में रहते हैं, वहां पे जो मोहल्ले का, टाउन का जो है ऑर्गेनाइजर है, वो कहे भाई नहीं तुमने ही बताओ, तुम्हें कोई हक नहीं है ये बताने का और करने का कि तुमने किस तरह, ये मैं फैसला करूंगा। तो आप समझते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना इलिबरल हो गया है कि वो कश्मीरियों से उनका हकूक छीन ले और कश्मीरियों से पूछे भी ना। ये बात है तो सही ना? गो कि नरेंद्र मोदी साहब मेजोरिटी में है, वो एक और पावर और ताकत में कंट्रोल होना एक और चीज है, लेकिन ये चीज तो माने कि ये उनको डिक्टेट किया जा रहा है कि नहीं तुमने इस तरह, नहीं तुमने इस तरह रहना। देखिए चीमा साहब, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, हमारी पार्टी की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, हम इस जद्दोजहद में आज से नहीं लगे थे। 370 को लेके, 35A को लेके हमारा बहुत पुराना स्ट्रगल था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से हमारा स्ट्रगल चल रहा था, जो 1953 में खत्म हो गया जब उनको कत्ल कर दिया गया कश्मीर के अंदर। बहुत सारे सपने वो लेके चले थे और बहुत सारे सपने लेके वो कश्मीर के अंदर पहुंचे थे। ठीक है, हमने जो चीजें चाही थी, हमने जो चीजें करनी थी, वो हमने की, क्योंकि जरूरी थी, हालात वैसे थे। जम्मू कश्मीर में जो कुछ होता था आप नहीं जानते हो, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। वो चीजें हम लाना चाहते थे, वो चीजें लानी जरूरी भी थी। सबको हम एक जगह पे एक नजर से देखना चाहते थे, एक लॉ रखना चाहते थे पूरे देश का। बहुत कुछ बदला हुआ था और उस चीजों का फायदा चंद परिवार ले रहे थे। ये चीजें थी। कश्मीर का आवाम, जम्मू का आवाम एक साइड पे था, आम पब्लिक को वो चीजें नहीं मिल रही थी, वो फायदे नहीं मिल रहे थे, गिनी चुने फैमिलीज को मिल रहे थे। वही फैमिलीज बंदर बाट करती थी, कभी तुम्हारी सरकार, कभी हमारी सरकार, कभी हमारी सरकार, कभी आपकी सरकार, ऐसे चीजें चलती थी। उन चीजों को खत्म करने के लिए 370 को हटाया हमने, 35A को हटाया। आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आज जम्मू कश्मीर का झंडा भी एक है, देश के तिरंगे को माना जाता है, देश के तिरंगे को आगे लेके चला जाता है। वो चीज चलेगी कि एक गाड़ी के ऊपर 2 फ्लैग लगते थे, राइट साइड पे अलग और लेफ्ट साइड पे अलग। बहुत कुछ हमने देखा और बहुत कुछ हमने बदलने की कोशिश की। मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहेगी आने वाले टाइम पे और स्टेटहुड जब देगी, उसके साथ बहुत सारी चीजें और इम्प्लीमेंट होगी। यहाँ पे, यहाँ बदलाव की जरूरत है। और आज की डेट, मजे की बात यह है, शुक्र है खुदा का, कि कश्मीर का अवाम भी इस चीज को समझ रहा है। जब जमीनी सतह पे एक आम गरीब कश्मीरी के घर में वो चीजें पहुंच रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से देती है, ऑनलाइन सीधे उसके अकाउंट में पहुंचती है, उसके घर में पहुंचती है, तो उसको लगता है ये क्या हो गया देश को। 70 साल में पहले तो कोई चीज नहीं आई। किसी माँ के घर में, किसी गांव में, किसी के घर में गैस का चूल्हा तो नहीं आया फ्री में, किसी के अकाउंट में पैसे तो नहीं आए, किसी किसान के अकाउंट में पैसे तो नहीं आए, किसी एक किसान को खेत में जाके पहली बार वैक्सीनेशन हो रही है। मुझे लगता है अगर यूनियन टेरिटरी नहीं होती तो कश्मीर में प्रॉपर ढंग से वैक्सीनेशन नहीं होती। कश्मीर में क्या कुछ होता रहा है वो सरकारें भी जानती हैं, वो लोग भी जानते हैं, लेकिन अब कश्मीर बदल रहा है। डॉक्टर साहब आप ठीक है, खुद ही मानिए, बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। वो चीजें सरकार बदल रही है।
माननीय प्रधानमंत्री साहब बदल रहे हैं और बदलाव अच्छा हो रहा है। पब्लिक उस बदलाव को समझ रही है और उसकी तारीफ भी कर रही है ग्राउंड लेवल पे। हमें ग्राउंड में जाने की ज़रूरत है, पब्लिक से पूछने की ज़रूरत है। पब्लिक खुश है आज के दिन में। डॉक्टर साहब, आखिरी पॉइंट है ये आपके, ये वैसे तो मैंने आखिरी सवाल था, लेकिन आपकी बात से एक आखिरी पॉइंट निकला है। आपने कहा कि अगर कश्मीर यूनियन टेरिटरी ना होता तो इतने मजे में इस वक्त ना होता, ये हर बंदे को खेत में भी जाके वैक्सीन ना मिलती। तो इसका मतलब यह है कि कश्मीर जिस हालत में था, दे वर नॉट हैविंग सफिशिएंट मींस ऑफ लिविंग, नहीं, 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 मैं वो ये तो मान लेना, आप खुद ही मान गए। नहीं, नहीं, क्या नहीं, यूनियन नहीं, टेरिटरी होता अगर, हम सुनिएगा आखिरी पॉइंट, अगर कश्मीर यूनियन टेरिटरी ना होता, इसका मतलब है कि हर रियासत को यूनियन टेरिटरी बना देंगे तो वहां पे चीजें बेहतर होंगी। नहीं डॉक्टर नहीं, नहीं, साहब, नहीं, 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 कश्मीर के मेरी लिए बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। कश्मीर में जो बदलाव पिछले 2 साल में देखा गया, जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज कश्मीरियों के डोर स्टेप पे भेजी गई सरकार की तरफ से, 70 साल में नहीं भेजी गई। ये चीज पता आप कहिए कि पहले नहीं आती थी, पहले भी आती थी, लेकिन वो कहाँ जाती थी? वो फैमिलीज, वो परिवार जवाब दें जो सरकारें चला रहे थे तब, जिन्होंने हुकूमत की है कश्मीर के अंदर, वो सभी देख रहे थे कश्मीर में क्या क्या कुछ होता रहा। बहुत कुछ हुआ। वो चंद फैमिलीज का रूल चलता रहा, वही घुमा फिरा के कभी बाप कभी बेटा कभी वो, ये चीजें होती रही। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जब हमारी पहली सरकार बनी तो पूरे देश में जीरो अकाउंट खोले गए, बैंकों में लाइन लगी, और अपोजिशन के लोग कहते थे कि हर बैंक में क्यों अकाउंट खोले जा रहे हैं सभी सिटीजन के, बुजुर्गों के अकाउंट घरों में जाके खुलवाए गए। क्यों खुलवाए गए? क्योंकि जब दिल्ली से पैसा चलेगा, सेंट्रल हाई कमांड से उनके लिए उनकी पेंशन चलेगी, सीधे उनके अकाउंट में जाएगी, उनके मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। बिचौलिए हमने खत्म कर दिए। पहले आपको याद होगा, राजीव गांधी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद ये बात मानी थी कि अगर दिल्ली से 10 रुपए कश्मीर के लिए चलते हैं तो पहुंचते पहुंचते श्रीनगर में 50 पैसे पहुंचते हैं, यानी कि 9 रुपए और 50 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। ये चीज राजीव गांधी साहब ने अपनी स्पीच में कही थी। ये चीजें होती रही हैं, सरकारें जानती थी, लेकिन इस चीजों को रोकने हमने जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया, एक सामने क्लीन सिस्टम लाया हमने पूरे हिंदुस्तान में, और स्पेशली जम्मू कश्मीर में भी माननीय प्रधानमंत्री साहब अपने मिशन में कामयाब हुए, और इस कामयाबी का सेहरा प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम को जाता है। ये चीज मैं बार बार कहूंगा। ये चीज आज की डेट में जम्मू कश्मीर का अवाम भी मानता है इस चीज को, कि वाकया प्रधानमंत्री साहब ने ये चीजें जो कही थी, जो कहते थे लाल किला से, उन्होंने करके दिखाई। और मुझे लगता है अभी भी उनके दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर के यूथ को लेके, यहाँ के अवाम को लेके, यहाँ के रोजगार को लेके, यहाँ के टूरिज्म को लेके। ये चीजें भी सामने आएंगी, बहुत जल्द सामने आएंगी, और उस दिन भी हम कहेंगे वाकया प्रधानमंत्री साहब ने जो चीजें सोची हैं, जो कही है, वो करके बता रहे हैं। चले, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। लेकिन अहम चीज तो ये है, देखना ये है कि कश्मीरियों को आप बेसिक फैसिलिटीज के साथ साथ उनको उनके सियासी, बुनियादी, मुआशरती और जो उनके हकूक हैं वो भी देंगे कि नहीं देंगे। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनकी जो दूसरी चीजें इम्पोर्टेंट है। अब मेरे साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर ताहिर चौधरी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। Thank you very much, Doctor, for your opinion and for giving me time. थैंक यू। अल्लाह हाफिज।